वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एम लक्ष्मीकांत सीरीज के इस सेशन में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो रोजाना शाम को 8 बजे संडे को छोड़कर एम लक्ष्मीकांत का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसमें आप सीखते हैं पूरी की पूरी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि इस थ्योरी क्लास के माध्यम से आपको मैं वो सारी बातें बताऊं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, महत्वपूर्ण है। मैं अपनी भाषा में सरल शब्दों में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, कम समय में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश करता हूँ। जो मैं बोलता हूँ उसको आप ध्यान से सुना करिए। सुनना महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा आप शब्दों पर ध्यान देंगे उतना बेहतर तरीके से आप पॉलिटिक्स सीख पाएंगे मेरे साथ। और शेयर करना मैंडेटरी है। आप ज़रूर अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टोरी लगाइए, इंस्टा स्टोरी लगाइए। ये लेकिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार करिए, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। मेरा काम है आपको अच्छे तरीके से डिलीवर करना, पढ़ाना, जिससे आपको समझ में आए। और आपका काम है इस लक्ष्मीकांत शो को हिट करना। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपसे 60-70 मिनट मांग रहा हूँ डेली, लगातार 2 ढाई महीने तक। एक सुबह 7 बजे के 20 मिनट शो के लिए और एक शाम 8 बजे के इस लक्ष्मीकांत शो के लिए। ये दोनों अगर आप 2.5-3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा अप्रोच बिल्डअप होगा कि आपको खुद लगेगा कि अब इंडियन पॉलिटी के सवाल मेरे गलत नहीं हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज योर सिटीजनशिप यानी नागरिकता। आज हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया है, संविधान का भाग 1 कवर किया है। तो नागरिकता की यदि आप बात करें तो क्या नागरिक, सबसे पहला सवाल यही कि क्या सिटीजनशिप रिलेटेड जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जी हाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 यानी संविधान का जो भाग 2 है, वहाँ आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक यानी 5 से लेकर 11 तक आप देखेंगे कि नागरिकता जैसे प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा, किसी भी देश में दो प्रकार के लोग आपको दिखाई पड़ते हैं। एक तो सिटीजन। सिटीजन वो होते हैं जिनको राज्य के द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र मिला होता है। अब किसी भी माध्यम से सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलता है, किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिया जा सकता है। वो राज्य टू राज्य वेरी करता है। ऐसे लोग जिनके पास नागरिकता है वो नागरिक कहलाते हैं, और जिनके पास नागरिकता नहीं है वो गैर नागरिक होते हैं। मेरे भाइयों, नागरिक जो होते हैं उनको सारे के सारे पॉलिटिकल राइट्स, सारे के सारे सिविल राइट्स मिलते हैं। नागरिकों को सारे के सारे राजनीतिक अधिकार और सारे के सारे नागरिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, यानी सिटीजन्स को प्राप्त होते हैं। वहीं अगर आप बात करें तो नागरिकों के अलावा किसी भी देश में आप ये देखेंगे कि नॉन सिटीजन भी रहते हैं। नॉन सिटीजन जिसे आप गैर नागरिक कहते हैं। और गैर नागरिकों को भी क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? जी हाँ। कुछ सीमित मात्रा में, कुछ लिमिटेड मात्रा में आप देखेंगे कि गैर नागरिकों को भी अधिकार मिलेगा। अब कोई भी विदेशी भारत देश में आएगा तो उसको भी तो जीवन का अधिकार मिलना चाहिए ना। राइट टू लाइफ, उसके लिए भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना। कोई विदेशी भारत देश में आएगा तो उसको भी फेयर ट्रायल मिलना चाहिए ना। उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए ट्रायल में, विचारण में, या मान लो कोई उसने क्राइम किया है तो क्राइम को प्रूव करने की प्रक्रिया में। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब मेरे भाई, ये जो विदेशी हैं जिन्हें आप एलियन कहते हैं, अब गैर नागरिकों में एक तो ऐसे हो सकते हैं, गैर नागरिकों में एक तो ऐसे हैं जिन्हें आप कहते हैं लीगल माइग्रेंट। लीगल माइग्रेंट यानी वैध प्रवासी। वैध प्रवासी का अर्थ यह है कि जो अनुमति लेकर आए हैं। अनुमति लेकर आए हैं दैट मीन्स कि भारत देश में इंटर करने से पहले जो प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को उन्होंने फॉलो किया है। तो एक तो लीगल माइग्रेंट है वो। तो लीगल माइग्रेंट जो होते हैं यानी वैध प्रवासी जो होते हैं, उन्हें सीमित मात्रा में अधिकार मिलते हैं। सारे नहीं मिलते लेकिन सीमित मात्रा में अधिकार मिलते हैं। और दूसरे हैं अवैध। अवैध प्रवासी तार काट के चले आए, सुरंग बना के चले आए, हाँ, कूद के चले आए, रातों रात प्रेम में विह्वल हो गए चले आए। आजकल तो प्रेम में भी सीमाएं पार कर दी जा रही हैं। आजकल तो प्रेम में भी सीमाएं पार कर दी जा रही हैं। हाँ, जैसे
आपने एक कहानी सुनी होगी कि तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। वो अपने पत्नी प्रेम में इतना ज़्यादा बिहवल थे कि रात को तूफान था, लेकिन वो भी उनको समझ में नहीं आया। सांप को कहते हैं रस्सी समझ के, नदी को पार करते हुए, तूफानों को झेलते हुए वो अपने पत्नी के घर यानी अपनी ससुराल पहुंचे। और वहां पर इतनी ज्यादा चुनौतियां फेस करते हुए जब अपनी ससुराल वो पहुंचे तो उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो तुलसीदास की पत्नी ने, यानी उस समय उनका नाम रामबोला था, तो रामबोला की पत्नी ने उन्हें धिक्कारा। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम जासो ऐसी प्रीति, ऐसी प्रीति श्री राम म होत न तो भवभीत। यानी हाड़ मांस के इस शरीर से जो आप प्यार कर रहे हो, यही प्रेम अगर आप भगवान में करोगे तो भवसागर पार कर जाओगे। और ये बात उनको लग गई और वही राम बोला। फिर आगे चल के तुलसीदास हुए और इतने बड़े महाकाव्य की रचना की जिसे आप श्री रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। तो प्रेम की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, लेकिन आजकल सब सीमाओं को लांघ जा रहे हैं, तन नस काट ले रहे हैं, तार कूद के चले आ रहे हैं, सुरंग बना के चले आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बिना लीगल प्रोसीजर को क्रॉस करके आए हैं वो इलीगल माइग्रेंट हैं, अवैध प्रवासी हैं। और अवैध प्रवासी किसी भी कंट्री के लिए चैलेंज होते हैं, चुनौती होते हैं। वो किसी भी देश में आतंकवाद में लिप्त हो सकते हैं, उग्रवाद में लिप्त हो सकते हैं। राइट। और इसी में गैर नागरिकों में भी एक टर्म आपने सुना होगा, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। शरणार्थी कौन होंगे ये भारत सरकार स्वयं तय करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन को मानते हुए रिफ्यूजी की डिफिनीशन फिक्स नहीं करती। कोई अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफ्यूजी के मामले में स्वीकार नहीं करती, बल्कि भारत स्वयं तय करेगी कि कौन रिफ्यूजी है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये स्वयं भारत तय करेगा। रिफ्यूजी वो होते हैं जो शरण की तलाश में, यानी किसी भी प्रकार का प्रताड़ना, एक्सप्लॉयटेशन उनका उनके देश में हुआ है, तो शरण की तलाश में जब दूसरे देश में एंटर करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्यूजी यानी शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थियों के प्रति हमारा रुख बड़ा लिबरल है ना। भारत देखो, मैंने बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को देखा है कि शरणार्थी को भगाने पे तुले रहते हैं, लेकिन भारत जो है सिर्फ कहता ही नहीं है विश्व शांति की बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात, बल्कि आप देखें तो भारत देश में शरणार्थियों के प्रति, रिफ्यूजीज के प्रति जो भारत का लिबरल रवैया है, वो एक तरीके से भारत की इस सोच को दर्शाता है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच को, या वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल पीस की सोच को दर्शाता है। तो दो तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। आपने ये समझा कि नागरिकों को सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं, वहीं आप विदेशियों को कम मिलते हैं। नागरिकों का आप देखेंगे तो जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत देश में सिटीजन किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नागरिक किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत तक। लेकिन विदेशियों को क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। सार्वजनिक पद जैसे प्रेसिडेंट बनने का अधिकार, वाइस प्रेसिडेंट बनने का अधिकार, जज बनने का अधिकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अधिकार, हाई कोर्ट का जज बनने का अधिकार, ऐसी पब्लिक पोस्ट को प्राप्त करने का अधिकार विदेशियों को नहीं है। सिर्फ नागरिकों को ऐसा अधिकार है कि ऐसे सार्वजनिक पद को वो धारण कर सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों में आप देखेंगे तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन सारे विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, ये फंडामेंटल राइट पढ़ते इसमें देखेंगे तो 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजन है। एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजन है, दैट मीन्स सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। राइट टू वोट, मतदान का अधिकार हमारे भारत देश में किसको मिला है? सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है। राइट टू वोट यानी मतदान का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, यानी नागरिकों को प्राप्त है। तो नागरिकों की तुलना, सॉरी, विदेशियों की तुलना में नागरिकों को कुछ स्पेशल राइट्स आपको नजर आएंगे भारत देश में। अगली बात, भारत देश में नागरिकता की जो संरचना है वो आपको सिंगल सिटीजनशिप भारत देश में दिखाई पड़ेगी, यानी एकल नागरिकता। अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था मतलब जहां पर केंद्र और राज्य दोनों है,
फेडरल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो किसी भी संघीय व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था मीन्स कि जहाँ यूनियन और स्टेट दोनों नजर आए, यानी जहाँ पर मल्टीपल गवर्नमेंट है, उसे आप क्या कहते हैं? फेडरल कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। तो किसी भी संघीय व्यवस्था में डुअल सिटीजनशिप होती है, यानी संघीय व्यवस्था का ये लक्षण है कि वहाँ दोहरी नागरिकता होगी। जैसे अमेरिका संघीय व्यवस्था का सबसे प्योर एग्जाम्पल है। अब अमेरिका संघीय व्यवस्था का सबसे प्योर एग्जाम्पल है, तो वहाँ आपको दोहरी नागरिकता नजर आएगी। दोहरी नागरिकता मीन्स कि केंद्र की अलग नागरिकता और राज्य की अलग नागरिकता। ठीक है। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का सिटीजन है या लॉस वेगास का सिटीजन है, ठीक है, कैलिफोर्निया का है, तो उसे प्रांत की भी नागरिकता मिलेगी, साथ साथ देश की भी नागरिकता मिलेगी। दोनों जगह की अलग अलग नागरिकता, केंद्र और राज्य दोनों की अलग नागरिकता। इसे हम डुअल सिटीजनशिप कहते हैं। अब अमेरिका में अलग अलग राज्य आपस में समझौता करके आए। अमेरिका एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है। अमेरिका में राज्य समझौता करके आए, तो कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि उसका अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाए, उसकी पहचान समाप्त हो जाए। ये कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा, कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि उसकी पहचान समाप्त हो जाए, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, यूएस में आप ये देखते हैं कि यूएस में डुअल सिटीजनशिप आपको नजर आती है। भारत देश में भी फेडरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत देश में हमने केंद्र की अलग, राज्य की अलग नागरिकता नहीं दी। भारत की अलग, राज्य की अलग नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर हम बिहार की अलग नागरिकता देते, उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता देते, तो आप कहते हाँ बिहार, हम बिहारी पहले हैं और भारतीय बाद में, यानी हम बिहारी पहले हैं और भारतीय बाद में है। यानी ये जो रीजनलिज्म है, ये नेशनलिज्म पर प्रिवेल करता। रा- क्षेत्रवाद की भावना राष्ट्रवाद की भावना पर हावी होती, क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना पर हावी होती। यही कारण है कि क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रीयता की भावना पर हावी न हो, इसलिए हमने भारत देश में कौन सी सिटीजनशिप अपनाई? भारत देश में हमने एकल नागरिकता अपनाई। वहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? डुअल सिटीजनशिप, यानी दोहरी नागरिकता आपको दिखाई पड़ेगी। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजन राज्य, भारत भारत की और प्रांतों की अलग अलग नागरिकता नहीं, बल्कि दोनों की एक ही नागरिकता होगी, भारतीय। इसके साथ साथ भारत देश में एक देश की नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट है। एक देश की नागरिकता का अर्थ यह है कि भारत के अलावा अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, तो यहाँ की गयो, गयो, है ना। कुछ देश ऐसे हैं जो अपने साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता भी लेने देते हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। वैसे ही इतनी जनसंख्या है, अगर आपको निष्ठा किसी और देश के साथ है, जाओ वहीं, है ना। इंडिया के अलावा अगर आप किसी और कंट्री की नागरिकता लेंगे, तो यहाँ की नागरिकता आपकी चली जाती है। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे, आप लोग एग्जाम्पल देके मुझे कमेंट करेंगे, सर इनकी नागरिक, इनके पास तो वहां की नागरिकता, इनके पास वहां की नागरिकता। मास्टर जिम्मेदार नहीं है भाई। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को नहीं पकड़ पा रही है कि इतना बड़ा चोट्टा है कि दो देश का नागरिकता लेके रखा है, तो मास्टर की क्या औकात है? अगर आपके पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप जानते हैं कि भाई उनके पास वहां की भी है, यहाँ की है, पता नहीं कैसे आप जान जा रहे हैं, जब भारत सरकार जो है उसको नहीं पकड़ पा रही है, इतना बड़ा चुट्टा है, तो मास्टर क्या पकड़ पाएगा? ठीक है। तो ऐसी कमेंट मत करिएगा कि यहाँ इनके पास वहां की भी है और यहाँ की भी है। ऐसी संभावनाएं नहीं है। अगर ऐसी संभावनाएं हैं, तो वो चैलेंज है, वो चुनौती है मेरे भाई। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नागरिकता से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं, लेकिन नागरिकता से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। ऐसी बात जो नागरिकता से रिलेटेड सबसे रोचक है और बड़ी कॉन्सेप्चुअल है, इसी चक्कर में सवाल गलत हो जाते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसी कौन सी बात है? तो देखिए, नागरिकता से रिलेटेड जो प्रोविजन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यदि आप देखें नागरिकता से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान यदि आप देखेंगे मेरे भाइयों, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं। तो आज भारत देश में कैसे नागरिकता ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, क्या इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लिखा है? नहीं। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस नागरिकता को डील करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस नागरिकता की बात की गई, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, ये नागरिकता को डील करते हैं। लेकिन संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि जब संविधान लागू हुआ, उस समय कौन भारत का नागरिक बना? जब संविधान लागू हुआ, उस समय भारत का नागरिक कौन बना?
ये बात बताता है आर्टिकल 5, 6, 7, 8। आज हमारे भारत देश में कैसे नागरिकता ली जाती है, कैसे नागरिकता छोड़ी जाती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता। आप लोग कहेंगे है ना, आज हमारे भारत देश में कैसे नागरिकता, हाँ, या कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं ये आप, आज नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डील नहीं करता। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को अधिकार दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे दिया संसद को। संसद को यह अधिकार दे दिया कि संसद कानून बनाकर ये डिसाइड करेगी कि नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे छोड़ी जाएगी। यार पूरा का पूरा सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का राइट आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को मिल गया, संसद को मिल गया। तो यानी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में जिस नागरिकता की बात की गई उस समय, यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। हालांकि ये प्रोविजन तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो संविधान के प्रारंभ में कौन नागरिक बन गयो, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज सिटीजन, ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 11 के तहत किसको राइट दे दिया नागरिकता को रेगुलेट करने का? पार्लियामेंट को ये राइट दे दिया कि भाई संसद के पास अधिकार है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, यानी संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, पार्लियामेंट बाय लॉ संसद कानून बनाकर नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है, यानी सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकती है। क्या संसद ने कोई कानून बनाया? यस मेरे भाइयों, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, दैट लॉ इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955। तो यदि मैं आपसे आज के लिए कहूं कि आज हमारे भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इस बात को कौन डील करता है मेरे भाई? तो आज हमारे भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, इस बात को डील करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। और ये बताता है कि 5 तरीके से नागरिकता एक्वायर की जाती है और 3 तरीके से नागरिकता क्विट की जाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। संविधान इस बात को डील नहीं कर रहा है। संविधान में जो नागरिकता की बात की गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 उस समय जो भारत के निवासी थे, भारत के निवासियों को नागरिकता आर्टिकल 5 से मिली। जो लोग पाकिस्तान से आए, डिवीजन के बाद जो लोग पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत आए, उनको नागरिकता 6 से मिली। जो पाकिस्तान से क्या हुए, भारत स्थानांतरित हुए। और कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए जोश जोश में, और बाद में वहां जाने के बाद याद आने लगी, वहां जाने के बाद याद आने लगी तो फिर लौट के आए। तो जो लोग पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, उनको नागरिकता 7 से मिली। और जो भारतीय मूल के विदेशी, भारतीय मूल के जो विदेशी थे, यानी ऐसे लोग जो विदेशी थे, विदेशी नागरिकता उनके पास थी लेकिन वो भारतीय मूल के थे, इंडियन ओरिजिन के थे, यानी उनके पूर्वज कभी न कभी भारतीय थे या वो स्वयं कभी न कभी भारतीय थे, उनको नागरिकता किससे मिली? 8 से मिली। बात समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 5 उनको नागरिकता देता है, 5 उनको नागरिकता देता है जो भारत के थे, 6 जो पाकिस्तान से आए, 7 जो पाकिस्तान गए फिर आ गए, 8 जो भारतीय मूल के विदेशी थे उनको 8 के द्वारा नागरिकता मिली। ठीक है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है कि स्वेच्छा से अगर आप विदेशी नागरिकता लेंगे, कोई स्वेच्छा से यदि विदेशी नागरिकता लेगा, तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि आप स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों को बने रहने की बात करता है, यानी आर्टिकल 10 इज डीलिंग दैट कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। यानी एक बात बताइए, संविधान से नागरिकता किसी को मिल गई ना? संविधान से नागरिकता किसको मिली? उस समय संविधान के प्रारंभ में मिली, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा होगा उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? उसको नागरिकता कानून से मिलेगी, है ना? तो अगर किसी व्यक्ति को संविधान के अलावा किसी लॉ से सिटीजनशिप मिल रही है, तो वो भी बनी रहेगी ना, उसके भी अधिकार बने रहेंगे ना। तो इसी बात को कह रहा है आर्टिकल 9 कि नागरिकता के अधिकार आपके बने रहेंगे। नागरिकता के अधिकार अगर विधि के द्वारा, यानी
कानून के अधीन भी यदि आपको नागरिकता मिली है तो संसदीय कानून के तहत आपके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। यानी संसदीय कानून के तहत मिले सिटीजनशिप राइट को जस्टिफाई कर रहा है आर्टिकल 9। ठीक है। आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 है संसद नागरिकता संबंधी कानून, यानी आर्टिकल 11 संसद को अधिकार देता है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। नागरिकता के अधिकारों के बने रहने की बात 10 करता है, कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। 11 कह रहा है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है, और 9 आपने देखा किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए तो यहाँ की गए हो। ठीक है। अब देखो आज हमारे भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, उसको कौन बता रहा है भाई? तो आज भारत देश में नागरिकता कैसे ली जाएगी, कैसे छोड़ी जाएगी, उसको बताएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955। और ये नागरिकता अधिनियम 1955 किसने बनाया? ये संसद ने बनाया। संसद ने नागरिक सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है। और इसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत आप ये देखेंगे कि 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है और 3 तरीके से नागरिकता छोड़ी जाती है। 5 तरीके से नागरिकता ली जाती है, वो कौन कौन से 5 तरीके हैं? सबसे पहला बाई बर्थ यानी जन्म से, दूसरा बाई डिसेंट यानी वंश से, तीसरा बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से, चौथा बाई नेचुरलाइजेशन प्राकृतिक रूप से, और पांचवा है बाई लैंड एक्विजिशन। बाई लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। लैंड एक्विजिशन मीन्स कि क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, यानी किसी भी क्षेत्र को यदि भारत देश में मिला लिया जाए तो ऐसे में जो नागरिकता मिलती है उसे हम कहते हैं बाई लैंड एक्विजिशन। तो एक बात यहाँ बहुत ध्यान से समझिए कि भारत देश में आज जो नागरिकता ली जाती है, इन्हीं 5 तरीकों से भारत देश में आज सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है, यानी आज नागरिकता ली जाती है। समाप्ति 3 तरीके से होती है, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्त की और वंचित करने पर। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। देखो जन्म से कोई व्यक्ति नागरिक कैसे होता है? तो जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से एक माता पिता में से कोई एक नागरिक हो, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट यानी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो माता नागरिक है तो पिता कूद के ना आया हो, अवैध प्रवासी ना हो। या पिता नागरिक हो तो माता ये नहीं कि सुरंग बना के आ गई हो, हाँ, प्रेम में विह्वल होके। माता पिता में से कोई एक सिटीजन हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, और जन्म इंडिया में हुआ हो तो बाई बर्थ सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है। क्लियर है बात? वहीं यदि आप बात करें, देखो पलट जा रहा है पूरा तकनीकी, है ना। दूसरी अगर हम बात करें वंश के आधार पर, तो वंश और जन्म में बस इतना अंतर है कि वंश के आधार पर सिटीजनशिप उसे मिलती है जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। माता पिता में से कोई एक सिटीजन हो, जन्म भारत से बाहर हुआ हो। जन्म जब भारत से बाहर होता है तो आपको वहाँ की एम्बेसी में जाके ये एफिडेविट देना पड़ता है कि भाई बच्चे के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। ठीक है। विद इन 1 ईयर वहाँ जाके ये एफिडेविट आपको देना पड़ता है। पंजीकरण, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो जो इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन पीपल जो हैं यानी भारतीय मूल के जो लोग हैं, तो भारतीय मूल के लोगों को बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिल सकती है। कुछ शर्तें हैं, जैसे अगर इंडियन सिटीजन से शादी किए तो 7 साल रह के नागरिकता मिलती है, 7 ईयर रिसाइड करना होता है। ठीक है। और वैसे भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको भी 7 ईयर रह के मिलता है। ठीक है। कोई विदेशी अगर भारत के ही नागरिक से शादी कर लिया तो उसे भी 7 साल रह के बाय रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिलती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को इससे नागरिकता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ओसीआई के तौर पर रजिस्टर्ड है, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो उसे 5 साल रह के नागरिकता मिलती है। ध्यान रखिएगा। ओसीआई क्या है अभी थोड़ी देर में आएंगे। ओसीआई एक फैसिलिटी होती है ना। भारतीय मूल के लोगों को कुछ फैसिलिटी दी जाती है, सुविधा दी जाती है। सुविधा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, समुद्र पारीय नागरिक। ओसीआई एक तरीके की सुविधा है। तो अगर कोई ओसीआई के तौर पे रजिस्टर्ड है तो उसे 5 साल रह के नागरिकता मिलेगी। भारतीय मूल को 7 साल रह के नागरिकता मिलेगी। ठीक है। और अगर विवाह किए हो तो 7 साल रह के नागरिकता मिलेगी। बस इतना याद रखना बस। ठीक है। फैक्चुअल डेटा से यही इतना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है
वो मिनिमम 11 साल इसमें रहना होता है। किसी विदेशी को नागरिकता लेने के लिए है ये। विदेशियों को यदि नागरिकता लेनी है तो मिनिमम 11 साल रहना है, तब नागरिकता मिलेगी। ठीक है। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र को यदि भारत देश में मिला दिया जाए, कि किसी क्षेत्र को यदि भारत में मिलाया जाए तो वहां के नागरिक भारत के होंगे। ठीक है। जैसे गोवा को अगर भारत में मिलाया गया तो गोवा वालों को इंडियन सिटीजनशिप मिली ना भाई। नागरिकता के त्याग पर आते हैं हम लोग। तो नागरिकता के त्याग पर स्वैच्छिक त्याग यानी बाय रिनंसिएशन का मतलब ये है कि आप स्वयं से नागरिक, आपका नहीं मन लग रहा है, आपको सिंगापुर जाना है, वहां दूसरी शादी करनी, जाओ भाई। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता क्विट कर दे, यानी यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग दे, तो उसे कहते हैं बाय रिनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग द्वारा। लेकिन जिस समय भारत युद्ध में व्यस्त हो उस समय विचार नहीं किया जाएगा इस पर। नहीं पता चला कुछ चोट्टा ही करके निकल लो। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए तो यहाँ की नागरिकता गए हो, किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए तो यहाँ की गए हो। डिप्रिवेशन यानी वंचित करना। कुछ आधार हैं जिन आधारों पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, जैसे मान लो देशद्रोह या राजद्रोह में लिप्त पाए गए, तब वंचित किया जा सकता है। 7 साल से बाहर बिना सूचना के यदि आप देश से बाहर रह रहे हो तब वंचित किया जा सकता है। शत्रु देश के साथ, एनिमी कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रेड किया है आपने, अवैध व्यापार किया है आपने, तब वंचित किया जा सकता है। ठीक है। भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा है, वंचित किया जा सकता है। आप नागरिकता विदेश के हो और नागरिकता भारत के लिए और लेके आए और जैसे ही लेके आए उसके बाद यहाँ कुछ ना कुछ कांड कर दिए और 5 साल के अंदर आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, तो ऐसे में वंचित किया जा सकता है। तो ये कुछ आधार हैं जिन आधारों पर नागरिकता से वंचित किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई बाई बर्थ इंडिया का सिटीजन है तो उसे नहीं वंचित किया जाता। अरे भाई, हम यहाँ पैदा ही हुए हैं, हम कुछ भी करें हमको यहीं टांग दो, यहीं फांसी पे चढ़ा दो, हमको वंचित कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बाई बर्थ को भी वंचित कर दिया जाएगा, हमें नहीं वंचित किया जा सकता है। ठीक है। तो नागरिकता 5 तरीके से ली जाती है, 3 तरीके से छोड़ी जाती है। देखो, नागरिकता एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे आपके मन में सवाल बहुत बनते हैं, आप बहुत पूछते हैं, आपके मन में प्रश्न बहुत बनता है, लेकिन एग्जाम में इससे प्रश्न कम बनता है। ठीक है। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें कुछ दिन पहले एक अमेंडमेंट हुआ जिसे आप सीए के नाम से जानते हैं। बड़ा बवाल हुआ था इस पे, बड़ा आंदोलन और विरोध भी इसका हुआ था। सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो आपका है, ठीक है, इसी में 2019 में यानी 2019 में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, यानी संशोधन हुआ। और ये संशोधन लागू कब हुआ, ये संशोधन लागू हुआ अभी जाके 2024 में लागू हुआ जाके ये, अरे माफ कीजिएगा, पिछले साल लागू हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये जो संशोधन हुआ आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में, जिस पर बवाल हुआ था, इस संशोधन में मेरे भाई 3 देशों के ऐसे शरणार्थी भारत देश में जो 6 धर्मों से संबंधित हैं, उनको 5 साल रह के नागरिकता देशीकरण के आधार पर दी गई। फिर से सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाई नेचुरलाइजेशन नागरिकता के लिए कितने साल रहना पड़ता है, 11 ईयर मिनिमम रहना है, आज भी यही है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया संशोधन करके, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। एक्सेप्शन क्या क्रिएट किया गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से आने वाले अवैध अल्पसंख्यक प्रवासियों को नागरिकता संबंधी अधिकार दिया गया। लेकिन इनमें सभी को नहीं दिया गया, बल्कि 6 धर्मों के लोगों को दिया गया था। 6 धर्मों के लोगों को दिया गया। कौन कौन से 6 धर्म थे भाई? हिंदू को दिया गया, ठीक, प्लस बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनको दिया गया, जैन धर्म को दिया गया, पारसी को दिया गया, क्रिश्चियन को दिया गया, है ना। पारसी को दिया गया एज वेल एज क्रिश्चियन को दिया गया। हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और एक धर्म और, बताइए। नहीं, इस्लाम को नहीं मिला। मुसलमान, यही तो विरोध था ना, यही तो विरोध था कि ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स को नहीं मिला। बल्कि किसे मिला? मुस्लिम्स के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा 6 धर्मों के लोगों को, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और आपका सिख सम्मिलित है।
इन 6 धर्मों के लोगों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी गई 5 साल रहकर। यानी 2014 से पहले जो लोग भारत में प्रवेश किए थे और कहाँ के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो ऐसे 6 धर्मों के लोगों को 5 साल रहकर भारत की नागरिकता दी गई। ये संशोधन था। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको पढ़िएगा, आपके लिए आप ये जो संशोधन हुआ उस संशोधन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसको आप पढ़िएगा, चैट जीपीटी करिएगा, है ना। चैट जीपीटी पे जाइएगा और लिखिएगा कि 2019 में जो ये संशोधन हुआ, उस संशोधन में जो 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई, इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है, और नकारात्मक पक्ष क्या है, और आगे की राह क्या होनी चाहिए। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर मेंस का एक अप्रोच बिल्डअप होगा, तो जरूर पढ़िएगा। आगे आते हैं। ये तो हो गया आपका नागरिकता से संबंधित ऐसे प्रोविजन जो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक बात आपको इसमें और समझनी है कि आपने कुछ टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लाइक ये पीआईओ सुना होगा आपने, या ओसीआई आपने सुना होगा, है ना। इस तरह का टर्म आपने कुछ सुना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पीआईओ ओसीआई क्या होता है। तो देखो, एक बात समझना, डायस्पोरा वर्ड सुने हो, डायस्पोरा। स्पेन में जब खेतों में बीज का बिखराव किया जाता है तो उसे डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा मीन्स बिखराव। इंडियन डायस्पोरा मतलब भारत के ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, यानी ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत से बाहर अलग अलग देशों में बिखरे हुए हैं। ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं और भारत से बाहर अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में बिखरे हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोग आज भी इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। तो अगर भारत से बाहर ऐसे लोग रह रहे हैं जो इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी संस्कृति नहीं भूले हैं। तो हम उनको क्यों भूल जाएं भाई। अगर हम उनको लव यू कहेंगे तो हमको लव यू टू कहेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे भी जो है एक तरीके से सांस्कृतिक फैलाव होगा, हमारी संस्कृति को भी क्या बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ वो लोग भारत की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इकोनॉमिकल प्रॉफिट भी हमें होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। भारत आएंगे, घूमेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर आएगा, पैसा आएगा, भारत की इकोनॉमी को बूस्ट होगा। तो ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं और भारत से बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए, उन लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए, बढ़िया संबंध बनाने के लिए कुछ फैसिलिटी लॉन्च की गई, कुछ सुविधा लॉन्च की गई। और एक सुविधा थी जिसे कहते हैं पीआईओ फैसिलिटी, पीआईओ सुविधा। किसको दी गई, भारतीय मूल के लोगों को दी गई। भारतीय मूल के लोग कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, एक व्यक्ति जिसके पूर्वज भारतीय नागरिक थे लेकिन वह विदेशी राष्ट्र की नागरिकता एवं पासपोर्ट रखता है। ऐसा पर्सन जिसके पूर्वज क्या थे, इंडियन थे, या तो वो स्वयं इंडियन है। ठीक, मैं भी अगर अभी चला जाऊं अमेरिका और अमेरिका में रहूं, वहाँ की नागरिकता ले लूं, तो मैं हूं तो भारतीय मूल का ना। अगर कोई व्यक्ति जो स्वयं इंडियन रहा है या जिसके पूर्वज इंडियन रहे हैं और अभी वह किसी विदेशी देश का नागरिक है, किसी सॉरी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, तो ऐसे में वो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल का व्यक्ति। तो उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए एक सुविधा लॉन्च की गई, और उस सुविधा में उसे क्या दिया गया, उस सुविधा में उसे ये दिया गया कि भाई उसको सारी फाइनेंशियल वित्तीय सुविधा मिलेगी, शैक्षिक सुविधा मिलेगी, 15 साल तक फ्री वीजा यात्रा कर सकता है, 7 साल रह के सिटीजनशिप यानी नागरिकता ले सकता है। हाँ, ये बात जरूर है, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने का अधिकार नहीं होगा, प्लांटेशन लैंड खरीदने का अधिकार नहीं होगा, कृषि संपत्ति और बागान संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होगा। हाँ, चाहे जहर खा लो तब भी नहीं होगा। ठीक, बाकी बाकी फाइनेंशियल सुविधा उसे मिलेगी, फाइनेंशियल फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी उसे मिलेगी। पीआईओ स्कीम कहा जाता था इसे। कौन सी स्कीम, पीआईओ स्कीम, 2002। लेकिन क्या हुआ कि 2005 में एक नई स्कीम लॉन्च की गई, ओसीआई स्कीम। ओसीआई स्कीम में क्या हुआ,
कि ये थोड़ा सा सुविधा और दे दी गई। ओसीआई स्कीम में ये लिख दिया गया कि आजीवन फ्री वीजा यात्रा। पहले 15 साल था आजीवन फ्री वीजा यात्रा, अब आजीवन फ्री वीजा यात्रा और 5 साल रह के नागरिकता, यानी 5 साल भारत देश में रह के नागरिकता मिल जाएगी। कृषि संपत्ति, बगान संपत्ति नहीं खरीद सकते, यानी एग्रीकल्चरल लैंड और प्लांटेशन लैंड नहीं खरीद सकते। किसके लिए कह रहा हूं? ओसीआई के लिए। बाकी शैक्षिक सुविधा, वित्तीय सुविधा मिलेगी। नागरिक नहीं है ये, इसे दोहरी किसी किसी किताब में लिखा, इवन मैं देखता हूं आजकल बच्चों की किताबों में लिख दिया गया है कि दिस इज डुअल सिटीजनशिप। नो मेरे भाई, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द डुअल सिटीजनशिप, दिस इज ओनली फैसिलिटी। ये क्या है? एक तरीके की सुविधा है। भारतीय मूल के लोगों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए पहले पीआईओ स्कीम लॉन्च की गई, पीआईओ स्कीम लॉन्च की गई, उसमें सुविधा दी गई। फिर 2005 में ओसीआई स्कीम लॉन्च की गई। ओसीआई स्कीम में क्या दिया गया? 5 साल रह के नागरिकता ले सकते हैं, फ्री वीजा यात्रा आजीवन होगा, कृषि संपत्ति, बगान संपत्ति नहीं खरीद सकते, वोट देने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि नागरिक नहीं है, बाकी वित्तीय और शैक्षिक सुविधा उन्हें मिलेगी। अब कौन सी ज्यादा पॉपुलर होगी? ओसीआई, क्योंकि ज्यादा सुविधा किसमें मिली? ओसीआई में मिली। तो ओसीआई ज्यादा पॉपुलर होगी। ओसीआई कौन है? ऐसे व्यक्ति जिनको ओसीआई के रूप में पंजीकृत किया गया है। जिन लोगों को ओसीआई के रूप में पंजीकृत किया जाता है वो ओसीआई होते हैं। और ओसीआई स्कीम के तहत जो फायदा मिला वो मैंने आपको बताया। तो ओसीआई स्कीम ज्यादा पॉपुलर हुई, ज्यादा पॉपुलर हुई तो 2015 में ये पीआईओ स्कीम और ओसीआई स्कीम दोनों को मर्ज कर दिया गया। पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों को मर्ज करके एक नया नाम दिया गया, ओसीआई कार्ड होल्डर। तो इस समय जो आपके यहाँ चलता है वो चलता है ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है, तो ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या सुविधाएं मिलती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, लेकिन यहां पर एक बॉक्स ये बचा हुआ है। एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे लोग जो काम के उद्देश्य से भारत से बाहर रहते हैं, कार्य के उद्देश्य से भारत से बाहर रहते हैं। भारत देश में 6 महीने से बाहर अगर कोई व्यक्ति रह रहा, 6 महीने से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर काम कर रहा है तो एनआरआई की श्रेणी में आता है। एनआरआई विदेशी नहीं है, इसके पास इंडियन पासपोर्ट है, इसके पास क्या है? ये इंडियन है। एनआरआई को आप विदेशी मत समझ लिया करिए, है ना। भारतीय नागरिक है ये, भारतीय नागरिक जो भारत से बाहर रहता है परंतु भारतीय पासपोर्ट रखता है। हाँ, एक चीज कमेंट करके बताइएगा, एग्जैक्ट डे बताइए, कितने दिन भारत से बाहर कार्य के उद्देश्य से रहने से एनआरआई का टैग मिलता है? कितने दिन, कितने दिन रहना होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। 180 है कि 182 है कि 185 है, क्या है बताइएगा जरूर। और एग्जैक्ट सही डेटा सर्च करके लिखिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एक लोग 180 लिख रहे हैं, एक लोग 182 दिन लिख रहे हैं। सही डेटा सर्च करके लिखिएगा, आज का और ऑथेंटिक डेटा सर्च करके लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। चलिए, तो ये आपने समझा। अब समझिए पीआईओ स्कीम और ओसीआई स्कीम को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? 2015 में मर्ज कर दिया गया और उसका नाम हुआ मेरे भाई ओसीआई कार्ड होल्डर। क्या नाम हुआ? ओसीआई कार्ड होल्डर। दोनों को, पीआईओ और ओसीआई स्कीम को मर्ज किया गया और उसका नाम हुआ ओसीआई कार्ड होल्डर। अब इनको क्या फैसिलिटी मिलती है? अभी ओसीआई कार्ड होल्डर को इनको फैसिलिटी ये मिलती है कि आजीवन फ्री वीज़ा यात्रा, वीज़ा का कोई शुल्क इनसे नहीं लिया जाएगा, आजीवन फ्री वीज़ा ये भारत देश की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, प्लस वित्तीय सुविधा मिलेगी क्या? हाँ, वित्तीय सुविधा भी मिलेगी, शैक्षिक सुविधा भी मिलेगी। लेकिन कृषि संपत्ति खरीद सकते हैं? नहीं, कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। प्लांटेशन लैंड, बगान संपत्ति खरीद सकते हैं क्या? जी नहीं, बगान संपत्ति भी ये नहीं खरीद सकते हैं। कितने साल रह के इनको नागरिकता मिलेगी? 5 ईयर रह के इनको नागरिकता मिलेगी ओसीआई को। ठीक, वोट देने का अधिकार होगा? जी नहीं, वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है। अब भारत के नागरिक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इन्हें वोट देने का कोई राइट नहीं होगा, वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि आप बहुत दिन से इस बात को कह रहे थे कि सर फ्री में यूट्यूब पर पूरी पॉलिटी पढ़ाइए, तो मैं आपके कहने से फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ऊर्जा मिलेगी जब अब ये सीरीज हिट होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी इसे हिट करिए। कैसे हिट करना है आप ढूंढिए। खैर, यदि आप हमारी स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ एक बैच चलता है जिसका नाम है आरंभ।
ये कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है और इस समय आरंभ 18.0 आपका ऑनगोइंग है। इसमें पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी प्रियम्बल पे पहुँचा हूँ। इसमें जो पॉलिटी से ही शुरू हुआ है, पॉलिटी से ये आरंभ 18.0। देखो, पॉलिटी से ये बैच स्टार्ट हुआ है क्या, आरंभ 18.0। और सुबह 8 AM पे मैं इसमें पॉलिटी पढ़ाता हूँ। ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री होगा। प्री मेंस के लिए आपको 1100 प्लस घंटे आपको पढ़ाए जाएंगे इसमें, ठीक है। इस बैच में कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, तो इसके लिए जाइए आप कहाँ, यहाँ स्टडी IQ पर www.studyIQ.com पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ स्टेट PCS पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद जाइए आप उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पे जाने के बाद आप यहाँ देखिए ये लिखा है आरंभ 18.0। इसमें आप क्लिक करिए। आरंभ 18.0 पे दो तरह के बैचेज हैं, गोल्ड और प्लेटिनम। इस नंबर पे कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए, 9289996923, है ना। कोई पैसा नहीं लग रहा है जानकारी लेने का। तो 9289996923 पर कॉल करिए, मेरा नाम बताइएगा, पूरी काउंसलिंग लीजिए और बाई नाउ पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। एक कोड लगाना मत भूलिएगा, VL Live। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये आपकी श्रद्धा पर है, आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो आप ना लगाएं, ठीक है। लेकिन अध्यापकों का कोड लगाने से डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है और आपका एक प्रेम प्रदर्शित होता है, बस इतना सा है। तो मेरे भाइयों, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छा, एक बात और, जैसे इस समय क्या है कि प्री डेट भी आ गई है आपकी, आप जान ही रहे हैं प्री की। तो टेस्ट सीरीज के लिए कुछ लोग मुझसे क्वेरी कर रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कैसे ले सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर गए ना स्टेट PCS पर, स्टेट PCS पे जाइए, फिर उत्तर प्रदेश पे जाइए। अब उत्तर प्रदेश पे जब आप जाएंगे तो यार देखिए यहाँ पर आपको ये बैच जो आलेख आरंभ दिख रहा है, आरंभ 18.0, ये पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन के लिए है ये, है ना। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी के लिए है। ये आलेखन 2.0, ये मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का बैच है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए ये बैच है आपका आलेखन 2.0, ठीक है। और इधर जो आपको दिख रहा है ये प्री ओरिएंटेड बैच है, यूपी PCS प्री लाइव कोर्स बैच 2, ये प्री का है, ठीक है। और ये आपकी टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज में भी आप यहाँ क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज में भी क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे भी डिस्काउंट चल रहा है, प्री की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम की डेट भी आ गई है, बढ़िया से लग जाइए। अब आपके पास समय बहुत पर्याप्त है, तो उस समय के साथ अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। थैंक यू।